जानकी का बेटा 8 साल का था जब उसका पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर उसे छोड़कर चला गया। इस बात से जानकी को गहरा धक्का लगा और उसने विधवा का जीवन अपना लिया। उसने सफेद साड़ी पहन ली। अब वो अपने बेटे विनोद की अकेले ही परवरिश करने लगी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने लगी। जैसे तैसे गरीबी में रहकर उसने विनोद को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। माँ, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी लग गई है। अब हमारे सारे बुरे दिन खत्म माँ। अब तुम देखना तेरा बेटा कैसे तुझे ऐश की जिंदगी देता है। छोटी सी झोपड़ी से अब उसने खुद का पक्का घर ले लिया। अब उनके दिन बदल गए। अपने बेटे को काबिल होता देख जानकी बहुत खुश थी। अब उसने सोचा, अब मेरा विनोद जवान हो गया है, अच्छी नौकरी भी करने लगा है। अब मुझे उसकी शादी करवा देनी चाहिए। इसी बहाने बुढ़ापे में मुझे भी बहू का सुख मिलेगा। ये सोचकर जानकी ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। सुधा नाम की एक लड़की उसको पसंद आई और उसने उन दोनों की शादी करवा दी। जानकी को लगा कि बहू के आ जाने से अब वो चिंताओं से मुक्त हो गई है, लेकिन भविष्य के गर्भ में तो जैसे कुछ और ही छुपा था। वो अपनी बहू से तंग आ जाती थी। वो कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करती थी। सब काम बूढ़ी जानकी को ही करने को कहती। माँ जी, बर्तनों से पूरा सिंक पड़ा हुआ है, चलिए उठिए, इन्हें धो दीजिए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। ठीक है बहू, अभी धो देती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद सुधा गर्भवती हुई। पहले तो वो कुछ काम कर भी देती थी, लेकिन जब से उसे अपनी माँ बनने की खबर मिली वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर चली गई। अब घर का सारा काम जानकी के कंधों पर ही आ गया। अब वो सारा दिन घर के काम करती और अपनी बहू के नखरे उठाती। एक रोज, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, ये साड़ी और ये चप्पल। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। लेकिन ये देखकर सुधा चिढ़ जाती है और वो अकेले में विनोद से कमरे में कहती है, बहुत मोटी कमाई है ना आपकी, 4 पैसे हाथ में आने की खर्च शुरू, वो भी बेफालतू का। देखो जी, अब हमारा भी बच्चा होने वाला है, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। अब आप ना माँ जी पर ये सब बेकार खर्चे करना बंद कर दो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुधा? माँ ने मुझे बड़े कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे सुधा ने विनोद को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ऐसे ही वक्त गुजरा। अब उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। ऐसे ही समय बीता और अब सूरज 10 साल का हो गया। एक रोज जानकी सूरज के साथ मंदिर से लौटी। मम्मी देखो, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज मशीन लगाकर कपड़े धो देना, तो आपसे कपड़े तो धुले नहीं। सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई। अब मशीन लगाकर कपड़े धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस मशीन लगाने ही जा रही हूँ। सुधा का यही स्वभाव था। वो अपनी सास जानकी पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम जानकी ही करती थी। पति के दुनिया से चले जाने के बाद जानकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी की बहू सुधा तो इसी फिराक में थी कि किस तरह से जानकी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उसे मौका मिल ही गया। अरे मैं मर गई, ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ सुधा, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं विनोद बेटा। मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ। सूरज स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो सुधा, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूंगा, पर माँ इस घर में नहीं रहेगी। विनोद काम पर चला जाता है और सुधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सूरज स्कूल से आता है, तब वो उठती है। मम्मी दादी कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी। सुधा पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी जानकी नजर नहीं आती। वो विनोद को फोन मिलाती है। विनोद घर आता है।
विनोद, सूरज माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो सुधा, मैं सूरज को समझाता हूँ। सूरज बेटा रोते नहीं है, तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? सुधा और विनोद किसी तरह सूरज को समझा देते हैं, पर वो दोनों जानकी के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। जानकी सड़कों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। जानकी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक झुग्गी में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से झुग्गी वाले जानकी को जानते थे। जानकी को घर से निकले आज 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों से जानकी अपने परिवार से दूर है, पर विनोद और सुधा ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गर्मियों का सीजन आया तो जानकी ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेचने लगी। लेकिन जानकी के सामने ही 2 ठेले वाले और थे जो जामुन बेच रहे थे। अब भला ठेले वालों के होते हुए पटरी वाली के जामुन कौन ही खरीदेगा, इसलिए उसने उन दोनों ठेले वालों से थोड़ी दूरी पर जाकर सस्ते जामुन बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वो इस इलाके में बूढ़ी काकी सस्ती जामुन वाली के नाम से जानी जाने लगी। आज 80 साल की उम्र में जानकी इस दुनिया में परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी खुद से कमाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। जानकी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। शोभा बिटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के जामुन के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज थोड़ी? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचे तब जाकर बिके। मैं तो कहती हूँ मुझे दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है, तू भी तो कितनी मेहनत करती है ना। तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ भी तो घरों में काम करती है, कम से कम तू मेहनत करके घर को चला लेती है, ये बहुत बड़ी बात है बिटिया। चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा, मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। जानकी को जामुन बेचते रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार, जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, चल ना उन अम्मा से जामुन लेते हैं। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर ले आ, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ। अम्मा 50 रुपए के जामुन कर दो। अभी करती हूँ बेटा। अम्मा मेरे पास 500 का नोट है, आपके पास खुले होंगे? नहीं बेटा, मेरे पास खुले तो नहीं है। सूरज, सूरज, तेरे पास 50 रुपए है क्या? जरा पकड़ा दे है तो। सूरज? जानकी सूरज नाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जानकी को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ, और यहाँ? सूरज तब छोटा था। 10 साल का बच्चा सूरज आज 20 साल का हो चुका था। सूरज अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो इसी शहर में रहता था। सूरज को जानकी से सारी बात पता चलती है और वो भी अपने पोते से लिपट कर खूब रोती है। इसके बाद जानकी सबसे विदा लेकर अपने पोते सूरज के साथ अपने शहर अपने घर पहुंचती है। जानकी को सूरज के साथ देखकर विनोद और सुधा हैरान रह जाते हैं, पर सूरज गुस्से में था। मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई हैं, पर आज 10 साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हमेशा दादी माँ के बारे में आपसे पूछता था, पर आप हमेशा टाल देते थे। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने दादी माँ के साथ किया है ना, कल आपके साथ ऐसा हो जाए। पर नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आप दोनों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। नहीं सूरज बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दो सूरज बेटा, ऐसा मत करो, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा, तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना, तब आपने क्यों नहीं सोचा मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। सूरज जानकी के साथ वापस जाने लगता है। तभी सुधा और विनोद रोते बिलखते जानकी के पैरों में गिर जाते हैं। बाजी, बाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई बाजी। माँ, सूरज को समझाओ ना माँ। जानकी वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। नहीं सूरज बेटा, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोता और बेटा बहू से मिल ली। अब जीने की इच्छा नहीं सूरज बेटा,
अपने माता पिता को माफ कर देना, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही जानकी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बेटा बहू और पोते से मिलने के लिए ही अब तक इस दुनिया में जिंदा थी। विनोद और सुधा की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सूरज अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में जिंदगी के दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी। रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूं। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओहो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो।
तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा, उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है। अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा, और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा हो जाती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए। दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको। मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है। जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है। तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा, और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है,
मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता पोती को उनके घर छोड़ आता है। और वो जादुई कौवा फिर कमला के पोता पोती को अपने जादू से मदद किया करता था।